हिंसा के बारे में कि किस तरीके से पुरुषों को ट्रैप किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को घरेलू हिंसा के मुकदमे की पेशबंदी में फंसाया जा रहा है। आज ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा ना तो आपको बहुत राहत मिल सकती है, आपको अपना बचाव मिल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपने पहले बना रखे हैं जिसमें कि मैंने बताया है कि सम्मन प्रोसेस के बारे में मैंने बताया है। कोई आदेश आपके खिलाफ में हो जाता है तो उस आदेश को कैसे चैलेंज करना है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के बारे में कि किस तरीके से पुरुषों को ट्रैप किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को घरेलू हिंसा के मुकदमे की पेशबंदी में फंसाया जा रहा है। आज ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा ना तो आपको बहुत राहत मिल सकती है, आपको अपना बचाव मिल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपने पहले बना रखे हैं जिसमें कि मैंने बताया है कि सम्मन प्रोसेस के बारे में मैंने बताया है। कोई आदेश आपके खिलाफ में हो जाता है तो उस आदेश को कैसे चैलेंज करना है, उसी अदालत में कैसे चैलेंज करना है, ऊपरी अदालत में कैसे उसकी अपील फाइल करनी है, इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा आखिर में है क्या, और ये किस तरीके से खतरनाक साबित हो जाता है पति पक्ष के लिए, पुरुषों के लिए, उसके परिवार वालों के लिए। सबसे पहली बात है कि हिंसा घरेलू हिंसा में शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना, ये दोनों प्रताड़नाएं आती है। शारीरिक प्रताड़ना साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हो सकती है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना साबित करने के लिए शायद ही कोई ऐसा एविडेंस होगा जो आपको राहत दिला सकता है। घरेलू हिंसा कौन दाखिल कर सकता है? आपकी पत्नी जो है, या आपके घर में आपकी माँ है या आपकी बहन है, जिसके साथ में कोई भी महिला है जिसके साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, वो घरेलू हिंसा का केस फाइल कर सकती है। लेकिन घरेलू हिंसा का केस फाइल करने से पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस जुडिक्शन में उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई है वहां पे वो अपने जिला प्रोविशन अधिकारी को या सक्षम पुलिस अधिकारी को उसको शिकायत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि घरेलू हिंसा हो रही है एक जगह पे और केस फाइल हो रहा है दूसरी जगह पे, तो यहाँ जुडिक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि घरेलू हिंसा जो है वो इसलिए कर देते हैं ये लोग क्योंकि मानसिक प्रताड़ना जो है ना उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा की गई है, हो रही है, कि उसके साथ करंट में ही हुई है। अगर वो आपके साथ साथ में अगर पारिवारिक संबंधों में है, घरेलू संबंधों में है, तो भी वो केस फाइल कर सकती है। जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2F के तहत में जो स्पेसिफाई किया गया है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि घरेलू संबंधों में जो लोग हैं उनको सबको इन्वॉल्व कर सकती है। मतलब एक घर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनको सबको इन्वॉल्व कर सकती है घरेलू हिंसा के तहत। ये जो प्रोसीजर जो है इसका वो पूरी तरीके से सिविल है, लेकिन इसकी जो कार्रवाई जो चलती है वो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 28 के तहत में CRPC के तहत में चलती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी खामियां हो जाती हैं क्योंकि इसमें जो घरेलू हिंसा जो अधिनियम जो है ना, इसमें जो रिलीफ जो मांगे जाते हैं वो चाहे सेक्शन 17 के तहत में हो, चाहे सेक्शन 18 के तहत में हो, सेक्शन 19 के तहत में हो, सेक्शन 20 के तहत में हो, सेक्शन 21 के तहत में हो, सेक्शन 22 के तहत में हो, सेक्शन 23 के तहत में हो, ये सारे जो रिलीफ जो है ना वो सिविल प्रवृत्ति के हैं। लेकिन इसका जो प्रोसीजर जो है ना वो अपनाया जाएगा, वो CRPC के प्रोसीजर अपनाए जाएंगे। जैसा कि
डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 28 में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23। सेक्शन 17 क्या है? शेयर हाउस होल्ड, कि जिस घर में आपकी पत्नी आपके साथ में रही है, वहां की जो चीजें हैं जो शेयर करती थी शादी के बाद में, आपके साथ में घरेलू संबंधों में रही है, उन सारी चीजों में हस्तक्षेप करना, उन सारी चीजों तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए सेक्शन 17 का उपयोग किया जाता है। कोई आदेश ऐसा मिल जाए जिससे कि जो विथित महिला है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, वो साझा गृहस्थी में जो चीजें रखी हुई है वहां तक भी पहुंच बना सके। सेक्शन 18 डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? प्रोटेक्शन आदेश। वो अपना बचाव मांगती है कि साहब साझा गृहस्थी में हम जाए तो मेरे साथ में कोई हिंसा ना हो, कोई मारपीट ना हो, कि घरेलू हिंसा ना हो, या किसी भी तरीके का इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर के रूप में ले सकती है, जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस प्रोटेक्शन ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन करें। सेक्शन 19 में ये है कि जिस घर में रही है वो, उस घर में वो रहने का अधिकार मांग सकती है। अगर उस घर में अगर व्यवस्था नहीं हो सकती है तो उसी कंडीशन की, जिस कंडीशन से पति गुजर बसर कर रहा है, जिस तरीके के निवास में रह रहा है, उसी तरीके का एक अल्टरनेट निवास जो है ना, वो उसको रेंट पे देना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें लागू नहीं होंगी महिलाओं पर। महिलाओं के खिलाफ में कोई इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है कि भैया अगर किसी महिला के नाम से सब कुछ पति है, उसकी माँ के नाम से अगर कोई मकान है, तो उसके लिए कोई आदेश ये पारित नहीं होगा कि आप जाइए, आप उसमें जबरदस्ती घुस जाइए। जैसे होता है कभी कभार कि मकान जो होता है वो माँ के नाम होता है और बेटे की जो पत्नी है वो घरेलू हिंसा का केस लगा देती है और वो ऑर्डर ले लेती है कि साहब नहीं, हमें घर में घुसने दिया है, और माँ का मकान है। तो ये जबरदस्ती एंट्री नहीं की जा सकती। अगर इस तरीके की एंट्री अगर करी जा रही है दूसरे के मकान में, हाँ वहाँ अल्टरनेट का ऑप्शन है, अल्टरनेट किया जा सकता है। अगर जबरदस्ती अगर एंट्री अगर दूसरे के मकान में की जा रही है तो ये आईपीसी के तहत में 441 के तहत में पूरी तरीके से क्राइम हो जाता है, यानी गृह अतिचर हो जाता है। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया कि सेक्शन 23 जो है ना, उसमें इंटरिम रिलीफ मांगा जा सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि पैसा ही मांगा जाए, साहब भरण पोषण के लिए पर मंथ के हिसाब से जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है केस का तब तक में पैसा दिलाया जाए। उसमें कोई भी रिलीफ मांगा जा सकता है। कोर्ट चाहे तो एक एफिडेविट के आधार पर, निष्पक्षी साक्ष्य के आधार पर एक्सपर्टी प्रोसीड करते हुए सारी रिलीफ भी दे सकती है। तो आपको अपना कैसे बचाव करना है, इसके संबंध में हम पहले भी बोल चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस जो है, उसमें जो डीपीओ रिपोर्ट जो है ना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कोई बोलता है कि एक साइटेशन निकाली गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डीपीओ रिपोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो ऑर्डर नहीं पढ़ते लोग, वो टाइटल पढ़ते हैं। और जब टाइटल जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको नुकसान होना लाजमी है। वो जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट जो है ना, डीआईआर रिपोर्ट की जो बात कही गई है ना, वो तब लागू नहीं होती जब कोई महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, वो उस स्थान से जहाँ घरेलू हिंसा की गई है वो शिकायत करती है अपने जिला के डीपीओ को, अपने जिला के पुलिस अधिकारी को, या जहाँ घरेलू हिंसा हो रही है उस जिले के डीपीओ को या उस जिले के किसी अधिकारी को। तो वहाँ पे डीपीओ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसकी शिकायत पर जांच करे और रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में प्रेषित कर दे, और कोर्ट उसकी रिपोर्ट पे संज्ञान ले ले। जैसे कि हम लोग थाने में जैसे एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस उस पर विवेचना करती है। हम लोग जब कंप्लेंट देते हैं तब कंप्लेंट के आधार पर यह एफआईआर होती है। पुलिस उस पर जांच करती है, जांच करने के बाद वो आरोप पत्र दाखिल करती है।
और कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। उसी तरीके का ये भी प्रोसीजर है सेम। तो यहाँ ऐसी स्थिति में डीपीओ रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डीपीओ के थ्रू ही रिपोर्ट जा रही है और उस रिपोर्ट पे संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 का केस जब न्यायालय में जब फाइल कर देते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रोविजन है उसके तहत में रिपोर्ट मंगाए और देखें। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट का क्या होता है, जो रिपोर्ट जो होती है ना, जैसे सपोज कोई महिला जो व्यथित महिला है जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, वो कानपुर की रहने वाली है और उसका मायका पड़ता है आगरा में, तो उसने आगरा से आके डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो लगा दिया, थाना संबंधित भी वहीं का लगा दिया, और जो डीपीओ जब तलब की जा रही है तो वो उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसी जिले में डीपीओ रिपोर्ट करें। जबकि घरेलू हिंसा जो हो रही है ना, वो हो रही है कानपुर में, यानी कि उसकी ससुराल में। तो डीपीओ रिपोर्ट वहां से बन के आनी चाहिए। तो जितनी ये डीपीओ रिपोर्ट जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है जिसपे संज्ञान लिया जा रहा है, तो सबसे पहले जो संज्ञान लिया जाता है ये संज्ञान ही गलत हो जाता है। इसके खिलाफ में हम उसी कोर्ट में इस त्रुटि को सही करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, या फिर इस आदेश की हम अपील भी कर सकते हैं 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। उसके बावजूद भी जैसे कि देखा गया रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो बहुत ट्रेंडिंग में है। इसके बारे में भी मैंने बहुत आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि सीआरपीसी 125 का जब केस होता है तो उसमें सिर्फ पति पार्टी होता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसमें ससुराल पक्ष के काफी लोग पार्टी होते हैं। और 4 नवंबर 2020 को ये जजमेंट जारी किया गया था। इसमें डायरेक्शंस इशू हुए थे हर हाई कोर्ट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, हर फैमिली कोर्ट के लिए। जो केस पहले से पेंडिंग चल रहे थे इस ऑर्डर की डेट से, उनमें तत्काल प्रभाव से लगाना था, और जो केस नए आ रहे हैं उनमें तत्काल प्रभाव से केस के साथ में लगाना था। जब तक आप इनको नहीं लगाओगे तब तक आपका केस, नया केस जो है वो इंटरटेन नहीं होगा। और जजमेंट में ये भी है कि इसके साथ साथ में 4 हफ्ते के अंदर विपक्षी यानी जो पति पक्ष है उसको भी अपना एफिडेविट देना है। अब आप गौर करना कि जैसे ही एफिडेविट महिला ने दाखिल किया और विपक्षी से एफिडेविट मांगा जाता है, तो वो मालूम पति से मांगा जाता है, उसके और लोगों से नहीं मांगा जाता है। क्योंकि सीआरपीसी 125 में पति है सिर्फ, तो वहां तो पति का ही लगेगा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ पति का ही लिया जाता है और कोर्ट ऑर्डर कर जाती है। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर 4 लोगों को अगर आरोपी बनाया गया है तो चारों के एफिडेविट आने चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, अगर मेरी बात अगर सही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विपक्षियों के जितने विपक्षी हैं सबके इनकम असेट्स जो है ना वो उस पर होने चाहिए पत्रावली पर। लेकिन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट केवल विपक्षी से मांगती है, पति से मांगती है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में जो पार्टी बनाए जाते हैं वो 3-4 लोग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से कंटेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद में अपीयरेंस अगर नहीं हो रही है विपक्षी की यानी पति की, तो कोर्ट क्या करती है, एक 25 साक्ष्य ले लेती है, एफिडेविट ले लेती है। वही कंटेंट रहते हैं जो कंटेंट उसके दावे में रहते हैं, और हम जवाब नहीं देते उसका। और ये जो 25 साक्ष्य के बारे में मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा है अपने पीछे। ये एक 25 साक्ष्य एफिडेविट जो है ना वो औपचारिक साक्ष्य होता है। उसको तब तक मूल साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसकी प्रतिपरीक्षा ना हो। और प्रतिपरीक्षा होने के लिए अगर विपक्षी चाहे तो उसमें अपना काउंटर भी फाइल कर सकता है, उसमें उसकी जांच भी मांग सकता है, जो एफिडेविट में जो कथन किए गए हैं, जो चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में। लेकिन लोग गलतियां क्या कर देते हैं, लोग अपनी राम कथा लिख देते हैं। अपील में भी जा रहे हैं तो राम कथा लिख देते हैं, रिवीजन में जा रहे हैं तो राम कथा लिख देते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं तो राम कथा लिख देते हैं। जब कोई ऑर्डर हो जाता है तो उस ऑर्डर में टेक्निकल फॉल्ट देखा जाता है, तभी उसी टेक्निकल फॉल्ट के आधार पर हम ऊपर अपील या रिवीजन में जाते हैं।
अगर आपके केस में अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में सम्मन अगर आपको गलत तरीके से किए गए हैं, आपको देखना है कि सीआरपीसी के प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, सीपीसी के प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, ऑर्डर शीट में क्या मेंशन किया गया है। आपको ये देखना है कि आपकी जो डीआईआर रिपोर्ट जो है ना, वो किस तरीके से बनी हुई है, क्या डीआईआर रिपोर्ट सही है या नहीं है। ये आपको क्रॉस चेक करने हैं अपनी फाइल में, जो आपके खिलाफ में जो मुकदमे लगे उनकी फाइल में आपको ये क्रॉस चेक करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं एक केस देखने के 2000 रुपये लेता हूँ कागजों के, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। अगर फिर भी आपको अगर मेरी बात समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप 2000 रुपये पर केस के हिसाब से केस स्टडी का भी भेज सकते हैं। 500 रुपये मैंने कॉलिंग के लिए लगा रखा है। अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेंगे तो उसका हम चार्ज अलग से लेंगे। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी कोई डिफीट खाए हो। यही नंबर हमारा यूपीआई है। और आपको अगर मेरी सलाह सही लगी हो, आपको मेरी एडवाइस सही लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि कि लोगों की मदद हो। बहुत से लोग जो है ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, क्योंकि इसमें एक पक्षी आदेश ज़्यादा होता है, अदालतें जो है वो महिलाओं की तरफ झुकी हुई हैं। बेशक बात सही है, लेकिन जब तक हम अपनी बात सही तरीके से नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी बात न्यायालय में नहीं रखेंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे, ये कॉमन सी बात है, अदालत उसी को सही समझेगी। जो भी करना है ऑन रिकॉर्ड करना है, ऑन फाइल करना है, वर्बली कुछ नहीं करना है, मौखिक रूप से कुछ नहीं करना है। जो भी करना है, जो आपकी केस की जो फाइल है उस पर रिटिन बेस पे चलना है और उसी में ही आपको अपना बचाव करना है। और डिफेंस के साथ साथ आपको अटैक भी करने हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं और बताएं कि आप लोग किस शहर से हैं, कहाँ कहाँ आपके केस चल रहे हैं। अगर आपके आगरा में कोई केस चल रहे हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। धन्यवाद।